मैं यहाँ पर विकास की नई कहानियों की बात जब मैं कहता हूं तो मुझे खुशी है कि मैं यहाँ की भी अगर बात करूं तो योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार ने भी किया है। और यहां जब मैं आया हूं तो मैं आकाश सक्सेना जी की उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा योजना के तहत ज्वाला नगर में जो बन करके तैयार हुआ है वह अपने आप में सारे उत्तर प्रदेश में एक रास्ता दिखाता है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज रामपुर में बिजली की व्यवस्था हर गांव में की गई है। हर गांव में बिजली को पहुंचाया गया है। हर गांव में विकास की दृष्टि से ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में पक्की सड़क बन रही है और वो विकास की कहानी लिखी जा रही है। मित्रों, ये सारी बात मैंने विकास की इसलिए आपको बताई कि हम कोई नेगेटिव वोट नहीं चाहते। हम कोई विपक्ष गलत है इसलिए हमको वोट दो इसलिए नहीं हम आना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी का भारत, तीव्र गति से बढ़ने वाला भारत, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने वाला उत्तर प्रदेश, एक समय जिसको हम बीमारू राज्य कहते थे, आज बीमारू राज्य उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, उत्तम प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है। इसलिए हम आपसे वोट मांगना चाहते हैं। मित्रों, मैं यहां इंडी अलायंस के बारे में भी बात करूंगा। मैं घमंडिया गठबंधन के बारे में भी बात करूंगा। यह घमंडिया गठबंधन किस बात का गठबंधन है? यह दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब कोई जेल जाएंगे। ये मोदी जी का संकल्प है और उन्होंने लाल किले से कहा है। बोलो, इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो एक तरफ गठबंधन है घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, जहां मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, लाल किले के प्राचीर से बोला भ्रष्टाचार हटाओ, और वहां ये गठबंधन कह रहा है भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इस काम में लगा है। आप बताइए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी सबमरीन का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी इन्होंने तीनों लोक में घोटाला किया था। नभ भी नहीं छोड़ा, पाताल भी नहीं छोड़ा, जल भी नहीं छोड़ा और धरती भी नहीं छोड़ी। किसी लोक में, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये थे कांग्रेस का दिन। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन स्कैम किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, DMK के लोगों ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से अधिक, आपको मालूम है स्टालिन की आमदनी 1.32 लाख करोड़ रुपए है, जिस आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। आप बोलिए, ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन का लैंड घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का दवाई घोटाला है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन सिवाय भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के सिवाय और कुछ नहीं है। आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? भैया जरा। तो रामपुर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लाइव सुन रहे थे आप, जहां पूरे विपक्ष को निशाना बनाते हुए जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। पूरे इंडिया अलायंस पर जमकर जेपी नड्डा बरस रहे हैं, भ्रष्टाचार के तमाम बड़े आरोप लगाते हुए तमाम भ्रष्टाचार गिना रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। माता वैष्णो देवी भवन से 2 किलोमीटर दूर हिमकोटी क्षेत्र में पंछी हेली सेवा अब आम श्रद्धालुओं के लिए पहले नवरात्र पर शुरू होगी। जम्मू एयरपोर्ट से श्रद्धालु अब सीधे पंछी हेलीपैड तक आ जा सकेंगे। इससे श्रद्धालुओं की समय की बचत होगी। वहीं जम्मू कश्मीर शिवसेना
यूबीटी ने इस सेवा का स्वागत करते हुए इसे समिति रखे जाने की मांग की है। इसके साथ ही जम्मू रेलवे स्टेशन पर मां वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण सुविधा देने और यात्रा के पौराणिक स्वरूप के प्रचार और बहाली की मांग उठाई है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी ने कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधाओं को प्रदान करने में जुटा है, लेकिन सुविधाओं की दौड़ में माता वैष्णो देवी यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए। पवित्र चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। तमाम देशवासियों को, सनातन धर्म के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये तो निश्चित है कि जब जब नवरात्रे आते हैं, श्री पवित्र माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से सुविधाओं की जो है बौछार होती है। हाल ही के अंदर आपने देखा है कि श्रद्धालुओं को भीड़ से बचाव के लिए स्काई वॉक का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ वहां विश्राम के लिए श्रद्धालुओं के दुर्गा भवन जो है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के तहत कश्मीरी पंडितों के लिए आगे बढ़ाने के रास्ते पर चर्चा करने के लिए यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मार्गदर्शन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें नेताओं, राय निर्माताओं और प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता YAIKS के अध्यक्ष पंडित R.K. भट्ट ने की। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त श्री अरविंद कारवानी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल हंगल, पूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर AN साधु सम्मानित अतिथि थी। जिन प्रमुख कश्मीरी पंडित, नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनके नाम भी आपको बता देते हैं। उनमें श्री प्राण पंडित सेवानिवृत्त SSP प्रोफेसर BL जुत्सी, श्री कुलदीप पंडित अध्यक्ष थिंकर्स फोरम, डॉक्टर सुशील रिंदल, तमाम लोग शामिल हैं। गाजियाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के निवास पर संत महेंद्र दास जी पहुंचे। संत महेंद्र दास जी ने श्री रामा कृष्णा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। इस मौके पर हमारी सहयोगी नितिशा बंसल ने संत महेंद्र दास जी से डॉली शर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर संत महेंद्र दास जी ने क्या कुछ कहा। गाजियाबाद में आज कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा जी के आवास पर संत महेंद्र दास जी का आगमन हुआ। संत महेंद्र दास जी श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही अयोध्या के जाने माने संत हैं। आज उन्हीं से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर आकस्मिक गाजियाबाद आने का क्या उनका उद्देश्य रहा और कैसे आज यहाँ पहुंचे। गाजियाबाद एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आया था और डॉली शर्मा जी और इनका पूरा परिवार आज से नहीं, विगत वर्षों से अयोध्या के साधु संतों का आशीर्वाद इनको मिलता रहा है और अयोध्या के साधु संतों से ये जुड़ी रही हैं। वृंदावन नजदीक है, वृंदावन के संतों से इनका लगातार लगाव रहा है। और देखिए, संत तो आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं। इन्होंने दिल से याद किया और मैं इनके यहाँ आज आया और इनको तहे दिल से आशीर्वाद है और सभी साधु संतों का आशीर्वाद है कि ये जिस अपने कर्म पथ पर चलने के लिए तैयार हुई हूँ, उस कर्म पथ को ये प्राप्त करें, यही आशीर्वाद है। आप राजनीतिक हस्तियों के बीच कुछ ज्यादा नजर आते नहीं है, कभी आप लाइमलाइट से हमेशा दूर रहना प्रेफर करते हैं, जैसा हमने आपको देखा। देखिए, राजनीतिक लोगों से दूर रहना या ना रहना ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हर उन भक्तों के पास जाते हैं जो सनातन संस्कृति में आस्था विश्वास रखते हैं। वो चाहे किसी पार्टी के हों और चाहे किसी जाति धर्म के हों, जो सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, साधु संतों में आस्था रखते हैं, जो सद्मार्ग पर चलते हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव उनको मिलता है और मिलता रहेगा। डॉली जी, बार बार जो संत महेंद्र दास जी बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, भावनाओं की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं। आज तो एक खास दिन भी है आपके लिए जी। तो ऐसे में जब संत महेंद्र दास का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या कहेंगी इस दिन के, इस विश्वास के बारे में?
देखिए मैं सिंबल लेने जा रही थी और मुझे पता चला कि यहाँ पर महंत जी आए हुए हैं, तो मुझे लगा मुझे उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म से आती हूँ और सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना। और अपने इस बेटी को आशीर्वाद दिया महंत जी ने, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और देखिए मैं ब्राह्मण कुल से आती हूँ और मैंने पूजा पाठ बचपन से देखा है, हवन पूजा पाठ मेरे घर में बचपन से होता आया है। चाहे भगवान शंकर के आप देखिए सावन में कांवड़ शिविर लगाना हो, मेरे पिता लगातार 38 सालों से कांवड़ शिविर लगाते हैं। मैं जब पैदा हुई मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा लगातार मेरे पिता धार्मिक मंदिरों में हमेशा हनुमान जयंती हो, रामलीला का 25 साल से हमारा परिवार यहाँ साहिबाबाद की सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन मेरे पिता 25 साल से लगातार करते आ रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि हम पहली बार ये कर रहे हैं। हमारा परिवार अपने धर्म से जुड़ा है, हम सनातन के बच्चे हैं, हम सनातन धर्म के बच्चे हैं, अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और सनातन धर्म की हर कार्य को हम हमेशा करते आए हैं, नियमानुसार चलते आए। हम दुर्गा अष्टमी भी मनाते हैं, हम सावन के सोमवार भी जल चढ़ाते हैं। आज मैं सुबह दूधेश्वर नाथ मंदिर जाकर सोमवार आशीर्वाद लेकर आई। हम लोग लगातार काम करते हैं और अपने धर्म को आगे ले जाने का हम हमेशा प्रयास करेंगे। डॉली जी, हमने देखा है इस क्षेत्र में न सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चुनाव लड़ती रही हैं, आप पहले भी प्रत्याशी रही हैं इसलिए, बल्कि आपके पिताजी का भी अच्छा खासा वर्चस्व है, इस क्षेत्र का जाना माना परिवार है, आपकी पकड़ है इस क्षेत्र में। लेकिन अभी जब आप मुझसे बात कर रही थी तो मैंने देखा आप भावुक भी हो गई थी, आपकी आंखें मैंने देखी नम थी और उसके बाद आपकी आवाज में वो तेज भी आ गया था जब आप बात कर रही थी अपने धर्म के बारे में। देखिए बिल्कुल, और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने धर्म में हम पूर्ण आस्था रखते हैं। हम लगातार हर वो काम करते हैं जो हमारे धर्म को आगे ले जाने का कार्य है। चाहे मैंने कहा कांवड़ सेवा शिविर लगाने हो, चाहे रामलीला का आयोजन करना हो, चाहे ये नव दुर्गा के जो ये पाठ होते हैं चाहे वो पाठ हो, चाहे आप देखिए कोई भी कार्य हो, कोरोना में दिन रात सेवा करना हो, क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया गया है हर व्यक्ति की सेवा करना, जहां जिसको मदद चाहिए उसकी मदद करना, ये हमारा धर्म कहता है। मैंने पहली पंक्ति में आपको कहा वसुदेव कुटुंबकम, हमारा धर्म सबको साथ लेकर सबका समावेश करके चलता है। इस धर्म ने सबको आगे बढ़ाया है, ये धर्म अकेला नहीं चलता, ये धर्म सबको साथ लेकर चलता है। आपने कहा आप चिन्ह लेने जा रही हैं, कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी गाजियाबाद की जनता से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से? देखिए मेरे लिए मेरा गाजियाबाद सबसे पहले है। मैं देश के मुद्दे बड़े नेता देखेंगे, मैं गाजियाबाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ। मैं मेरे गाजियाबाद की सेवा करना चाहती हूँ और यहाँ पर आपके माध्यम से गाजियाबाद को कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी जनसंख्या में आज स्कूल, अस्पताल, मेट्रो का विस्तार नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं मिल रही हैं। अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे तो मैंने कहा सनातन धर्म की बेटी हूँ, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। संत महेंद्र दास जी, आज आशीर्वाद है डॉली जी को? पूर्ण आशीर्वाद सदैव रहा है, आज भी आशीर्वाद है कि ये अपने कर्म पथ को प्राप्त करें। थैंक यू। तो गाजियाबाद में मौजूद संत महेंद्र दास जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और अपने कर्म पथ पर चलने वालों को सदैव उनका आशीर्वाद है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा जी ने भी कहा कि वो सनातन की बेटी हैं और गाजियाबाद की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की नहीं बल्कि उन्हें गाजियाबाद की जनता की चिंता है। क्या होगा, जनता का क्या फैसला होगा, वोटर क्या बोलेगा, इसके लिए तो कुछ इंतजार करना होगा। बहरहाल गाजियाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट अमरनाथ के साथ नितीशा बंसल, टीवी 27 न्यूज। गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा से हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी ने खास बातचीत की। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा ने कहा कि गाजियाबाद में बिजली से लेकर सड़कों तक की तमाम दिक्कतों से आम जनता को जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य काम गाजियाबाद का विकास करना है। डॉली शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की सीट इसलिए अहम है क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए है।
जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी से अतुल गर्ग और वहीं कांग्रेस से डॉली शर्मा जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है डॉली शर्मा जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। ये इस बार ये किस विजन को लेकर, किस मुद्दों को लेकर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मैं तो गाजियाबाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ। देश की राजनीति बड़े नेता देख लेंगे, मेरे लिए मेरा गाजियाबाद अहम है और गाजियाबाद के लोग अहम हैं। गाजियाबाद में बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमने कोरोना की भीषण महामारी में देखा, जब स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर थी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री गायब थे। उस दौरान लाशें बहीं गंगा में, कुत्तों ने लाशें खाई और शमशान घाट पर टोकन बटे। ये वो दौर था, वो भयावह दौर जब हमने कोई ना कोई अपना खोया, लोगों के परिवार बर्बाद हो गए। उस समय मुझे लगा कि शायद और अस्पताल होने चाहिए थे, चाहे या और बेड होने चाहिए थे। हर विधानसभा में एक अलग अस्पताल अगर होता तो शायद हम कुछ और लोगों को बचा पाते, जो कि गाजियाबाद में नहीं है सिवाय एक एमएमजी के। इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि हम शहरी इलाके में बैठे हैं, हाई राइज में बैठे हैं, वसुंधरा में बैठी हूँ, तो वसुंधरा का और इंदिरापुरम का बहुत बड़ा मुद्दा है मेट्रो का विस्तार, जो कनेक्टिविटी नोएडा के 62 से होनी है और आगे मोहननगर तक होनी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ हर कोई प्रभावित है। कोई बस यहाँ पर प्राइवेट नहीं चलती, इलेक्ट्रिक नहीं चलती है इस एरिया में, तो लोगों को कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, आसपास कम्यूट करने में प्रॉब्लम है। इसके अलावा हाई राइज के बहुत बड़े मुद्दे हैं, जैसे इंदिरापुरम में हैंडओवर नहीं हुआ है अभी तक नगर निगम को बिल्डर्स से, तो वो बहुत बड़ी एक समस्या है, जिससे हर वेलफेयर सारी की सारी RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सारे बिल्डिंग, सब परिवार प्रभावित हैं। उसके अलावा कोई भी खेल का मैदान नहीं है बड़ा यहाँ पर जो होना चाहिए था। शिक्षा के संस्थान नहीं है, और मुझे लगता है हर विधानसभा को, जैसे लोनी में जो बागपत सहारनपुर की रोड है, लोनी से जो जाती है, वो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। पानी की निकासी बहुत बड़ा मुद्दा है। पीने का पानी खोड़ा के लिए ऐसे समझिए जैसे अमृत है, जो उन्हें आज तक नहीं मिला, तरस रहे वहाँ के लोग। पानी की निकासी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको गाजियाबाद में लोगों को आज जिनकी ज़रूरत है, और जो गाजियाबाद के लोग जिनके लिए तरस रहे हैं। सब इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू बाहरी सौंदर्य दिखाकर और लोगों को अंदर तरसाया जा रहा है। लोग परेशान हैं, जगह जगह बार बार कह रहे हैं इन्होंने 10 साल के शासन में कुछ नहीं दिया, और कब तक ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री तो सड़क बनवाने नहीं आएंगे, 10 साल से नहीं बनी। प्रधानमंत्री तो मेट्रो का विस्तार नहीं करेंगे, अभी तक नहीं हुआ। वो दिल्ली सहारनपुर रोड आज तक नहीं बनी है, जो लोनी को क्रॉस करती है, वो आज भी ऐसे के ऐसी है। 10-15 साल से इनके सांसद हैं यहाँ। लगातार कोई बताइए खेल मैदान मिला, कोई नए अस्पताल मिले, कोई नए स्कूल डिग्री कॉलेज मिले, कुछ नहीं मिला। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग होती है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अपनी महिला बहनें आज चेन पहनकर बाहर निकलने में डरती हैं, सोसाइटी के अंदर लूट हो जाती है। तो ये सारे मुद्दे बहुत अहम हैं और मैं चाहती हूँ कि इन पर हम काम करें। अगर गाजियाबाद मुझे सेवा का मौका देगा, मैं अपने गाजियाबाद के लिए लड़ूंगी, उनके लिए खड़ी रहूँगी, उनके मुद्दों पर काम करूँगी। मैम देखा जाए तो गाजियाबाद में ब्राह्मण समाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। आप भी ब्राह्मण समाज से आती है, तो क्या लगता है इस बार ब्राह्मण समाज का आपको सपोर्ट मिलेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत खुश है कि उनकी बेटी को टिकट मिला है, उनकी बहन को टिकट मिला है। तो ब्राह्मण समाज का एक एक व्यक्ति मेरे साथ है और उसका ये प्रमाण है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। समाज में लोग जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। मेरे समाज के लोग जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए। उन्हें पता है कि उनकी बेटी आज जिस मैदान में खड़ी है वो बहुत ये लड़ाई बड़ी कठिन है, लेकिन उन्हीं के सहारे से हम इसे जीतेंगे। मेरे गाजियाबाद का हमेशा से हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मुझे हर समाज से प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है। मेरे समाज के साथ साथ हर समाज ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। और आज भी मैं आपको कहती हूँ कि मुझे हर समाज से, मेरे समाज के साथ साथ और समाज का भी वोट मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज तो ऐसा समाज है जो और समाज को साथ लेकर चलता है। मैम देखा जाए तो 2 बार के जो 10 साल से जो सांसद थे उनको इस बार टिकट नहीं मिला है, लेकिन वहीं इस बार नए चेहरे को भी चुनावी मैदान में उतार दिया बीजेपी ने। नए चेहरे नहीं है, वो फेल स्वास्थ्य मंत्री है। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कोरोना काल में अपना मोबाइल और घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ गए थे, जिन्होंने गाजियाबाद की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उनसे तो लाख जगह बेहतर जनरल साहब थे।
उनका लोग इज्जत सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि आर्मी के चीफ रहे हैं वो, देश की सेना में सेवा की है उन्होंने। लेकिन उनको जिस तरीके से भाजपा ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है कि उन्हें प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं करप्शन भगाओ, लेकिन लैंड क्राफ्ट में कई 100 करोड़ का घोटाला करने वाले आदमी को आज टिकट दे दिया, और उन्हें लगा कि एक आर्मी का चीफ जिसने देश की सेवा की वो इस टिकट के लायक नहीं था। तो ये भाजपा का असली चेहरा है। तो ये हमारे साथ मौजूद थी अभी डॉली शर्मा, जो कि हमने इनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार जो इनका विजन है, जो इनका चुनावी मुद्दा है महिला सुरक्षा को लेकर, मेट्रो को लेकर, और वहीं जो अगर बात करें तो पानी या बिजली अन्य मुद्दों को जो लेकर है, इस बार ये चुनावी मैदान में उतरी हैं। और इनका कहना है कि अगर मैं जीत गई तो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, मेट्रो को लेकर ये जरूर काम करेंगे। TV27 न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमरनाथ के साथ मैं आदित्य तिवारी। अब आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आपको सुनवाते हैं। आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी हर पल जागरूक रहते थे, जितना हो सके करने का प्रयास करते थे। बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है। और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है, और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है, और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है, ये मुझे पता है।
जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है मावा बस्तर सोबले बस्तर। बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने हैं। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।